हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेहतर तैयारी के लिए मैं आपको यूनिक का जो आपका गाइड है उनमें जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 है उसका जो है कि गणित का जो है कि आज आपको क्वेश्चंस कराएगा। क्योंकि गणित का क्वेश्चन बहुत दिन से आप लोग मांग रहे थे और इसमें बहुत ही टेंशन ले रहे थे आप लोग, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज से कंटिन्यू आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहेगी। तो आपको मॉडल सेट जो 11 है उसका जो है कि गणित में से जो है कि इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं सभी में क्वेश्चंस करा देगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको करा देगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा देगा, फिर उसके बाद में टोटल क्वेश्चन को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं 55 जो क्वेश्चन नंबर है उसको मैं पहले सॉल्व करेगा। यहाँ कह रहा है 3.2 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है तो आपको बतानी है। तो आइए इसको कॉपी में जो है कि हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है कि a प्लस का b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यही फॉर्मूला इसमें हम लोग फिट करेंगे। यहाँ पर जो है कि a का मान क्या है 3.2 और उसके बाद में यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसका फॉर्मूला हो रहा है 4ab। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से जो है हम इसको पुट करेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 देंगे। उसके बाद में यहाँ पर गुना का चिन्ह दे करके यहाँ a का वैल्यू कितना है 3.2 तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे देंगे। फिर यहाँ पर गुना दे करके यहाँ पर क्या देंगे b का वैल्यू कितना है 2.5 तो यहाँ पर देंगे 2.5। इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर 32 आया, यहाँ पर भी 32 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होता है। तो ये सबसे आसान तरीका हुआ और जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको जो है कि आसान तरीका से ही जो है कि आपको बताएगा। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5√5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। आपके सामने में ये ऑप्शंस है, इनमें से कौन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो इसको जो है कि कॉपी में देखिए मैं यहाँ पर उतार के रखा हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है और कौन सा क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इनमें क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज के बारे में कह रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक भुजा जो है यानी पहला भुजा आपको कितना दिया हुआ है। पहला भुजा आपका दिया हुआ 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा भुजा आपका कितना दिया हुआ है। दूसरा भुजा आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तीसरा जो भुजा है वो कितना दिया हुआ है आपका। तीसरा भुजा दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका वर्ग करते हैं यानी 5√5 का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद में इसको प्लस करके ये जो दूसरा 10 सेंटीमीटर है इसको भी अगर हम वर्ग करते हैं तो वो किसके बराबर होते जानते हैं 15 का वर्ग के बराबर का होता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसको जो अगर हम तोड़ेंगे इसका वर्ग तो 5×5=25 और उसके बाद में गुने में कितना आता है 5, यानी जिसको हल करने पर कितना आता है आपका 25×5=125। कितना आता है ये आपका हो गया 125। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 10 को 10 की पावर जो 2 है तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, उसी प्रकार से 15 की पावर 2 है तो इसको जो आप तोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 225। ठीक है, यानी 125 और 100 कितना हो गया 225 और यहाँ पर कितना है 225। ये होता है किसमें जानते हैं। देखिए यहाँ पर दो भुजाएं तीसरी भुजा के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो ये जो 15 है सबसे जो बड़ा है वो आपका कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा, ये जो कि 15 का स्क्वायर जो है ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा मतलब 15 जो सेमी है ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसको कह सकते हैं 5√5 और इसको हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि हमें एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तो यहाँ लिखेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने b गुने h। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, देखिए 1/2 का 1/2 दीजिए
बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू हम 10 को मानेंगे, क्या 10, तो यहाँ हो गई ये 10, उसके बाद में एच हम किसको मानेंगे 5√5 को, ठीक है। आपस में गुना कीजिए, काटिए, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 गुने 5√5, इसको गुना कीजिए, 25 और √5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर खोजिए कि आपका ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो है कि 25√5 है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 56 नंबर में 25√5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होता है, 25√5 ये बिल्कुल राइट होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में कह रहा था कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? 5, 6, 7, 4 क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बेहतर तरीके से इस सवाल को समझते हैं, फिर हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा था सवाल में कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3 क्रमागत। तो मानिए कि हम पहला जो है पहला मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे हम कि माना कि, यहाँ हल लिखिए, माना कि 3 क्रमागत, 3, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना के 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ठीक है। संख्या क्या क्या है? एक मान लेता हूं मैं x माइनस का 1, और एक मान लेता हूं x, और एक मान लेता हूं मैं x प्लस का 1, ठीक है। ये मान लेता हूं 3 क्रमागत, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ये मान लिया, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो इनमें से जो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? ये होगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसका जो वर्ग करेंगे, ठीक है, क्या कहा कि इसका वर्ग करने पर, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने पर अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक होता है। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो अन्य दो जो है इनसे 19 अधिक होता है, इनका गुणनफल से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और इसको गुना में कर देंगे x माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से, बोला है दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है, ये 19 अधिक होता है, 19 अधिक का मतलब होता है ज्यादा, तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए कैसे। ये एक फॉर्मूला पे यूज हो रहा है जिसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो सेम इसी फॉर्मूला से इसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर है, तो यहाँ पर करेंगे हम क्या, x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ b है तो यहाँ b का स्क्वायर, और प्लस सॉरी b है, b की जगह 1 है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस का क्या है 2, तो 2 दीजिए, और गुने यहाँ पर क्या है a की जगह में क्या है x, तो यहाँ देंगे x, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है b है, तो b की जगह में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, अब ये जैसा इसको मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए इसको, x गुना x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x एकम x प्लस कितना बचा 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर ही होगा, प्लस 1 को x से गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2 को x से गुना कीजिए 2x एकम 2x, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो गया, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, ठीक है, बराबर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 19, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच गया, यहाँ पर बचा है 2x बराबर माइनस का x, यहाँ पर क्या है प्लस का 19 है, तो प्लस का 19 दीजिए, ये प्लस में था इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा ये माइनस में है ना, बराबर किधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर 19 में से 1 घटा कितना बचा 18। अब यहाँ देखिए 2x और 1x कितना x होता है 3x, तो यहाँ हो गया 3x बराबर 18, यानी x बराबर हम कह सकते हैं कि 18/3, और जिसको काटने पर हमारा आता है 6। कहने का मतलब है कि हमारा जो है कि इसका x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहा था कि सवाल में कह रहा था कि इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस संख्या में ये जो 3 संख्याएं हैं मैंने जो लिया है माना है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है x माइनस का 1 है, ये सबसे छोटा है।
तो यहाँ लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या x माइनस का 1 है, x माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आया 6 माइनस का 1, तो 6 में से 1 घटा कितना बचा 5। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर 5 नजर आ रहा है आपको, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन इसका 5, ए बिल्कुल राइट होगा क्योंकि ऑप्शन ए में जो है 5 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, आप लोग मिस नहीं करेंगे, सारे वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है प्रश्न नंबर 54 में कि 16,40 तथा 64 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो 16, 40 और 64 का क्या करना है, हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी में पहले ही लिख के रखा है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। ठीक है, चलिए जी, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम 16 और उसके बाद में ये 40 और ये 64 इसको रखिए अंदर में। ठीक है, अब इसको जो है कि हम लोग 2 से काटेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कितना होता है 2 8 16, 20 दूना 40, 32 दूना 64, 2 चौके 8 और फिर उसके बाद में 10 दूना 20, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा उतर गया, 2 चौके 8, फिर जो है कि 4 से भी काट दीजिए, है ना, 4 एकम 4, फिर 5 से काटिए, 1 आ गया। अब इनको इन सारी चीजों को जो है कि गुना कीजिए, जो भी आपने काटा है उसको गुना कीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 4 गुने 5। ठीक है, तो अब इन सारे को गुना अगर करेंगे आप तो आपका आ जाता है कितना 320। आप बेशक गुना करके देख लेंगे। तो यहाँ देखिए कि 320 कहीं ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 320 है। देखिए एग्जाम में जो है ना बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपका जो कि कंप्यूटर बेस होगा, आपको पता है, तो वहां पर जो है एक पेन और जो है कि कागज दिया जाएगा आपको। ठीक है, और उसका जो हिसाब को सॉल्व करना है और जो सही ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगानी है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग 51 को पहले समझ लेंगे, फिर जो कि अगला दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 51 में क्या कर रहा है कि एक बेईमान दूध वाला 30 रुपया प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें मतलब कि 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 30 रुपया जो कि वो जो कि दूध लाता है और उसमें जो कि 1/5 पानी भी मिला देता है उसने उतना। ठीक है, और 32 रुपया भी बेच देता है। 30 रुपया खरीदने के बाद पानी मिलाने के बाद भी जो कि 2 रुपया ज्यादा करके बेच देता है, तो उसका लाभ तो होबे करेगा। तो कितना % लाभ होगा वही बतानी है। तो यहाँ देखिए दूध की कुल मात्रा कितनी है भैया, लिखेंगे दूध की कुल मात्रा। दूध की कुल मात्रा कितना है, जैसे 1 लीटर वो लेके आता है और 1 लीटर में कितना मिलाता है 1/5 पानी मिला देता है ना। 1 लीटर दूध का दाम कितना 30 रुपया बोला गया है यहाँ पर भी कि 30 रुपया जो कि प्रति लीटर में, यानी 1 लीटर में 30 रुपये लगता है। तो 1 लीटर में वो कितना पानी मिला देता है 1/5, है ना, 1/5 जो कि पानी डालकर मिश्रण को जो 32 रुपये बेचता है, तो 1/5 मिला दिया। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे इसके नीचे कुछ 1 है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 1 को 5 से भाग देंगे 5 होगा, 5 को 1 से गुना कीजिए 5 एकम 5 प्लस का प्लस, 5 को 5 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 होगा, तो 5 और 1 कितना हो गया 6/5, यानी ये जो है आपका 6/5 ये हो गया। ठीक है, अच्छा दूध की कुल मात्रा कितना है 6/5 लीटर है, यहाँ लीटर लिख दीजिए बेशक। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि विक्रय मूल्य वो कितना रुपया में बेचता है। तो दूध का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना रुपया में बेचता है वो, यानी इतना दूध 6/5 32 रुपया में बेचता है, तो 32 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जो आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 38.4 रुपया। ठीक है, ध्यान देंगे 38.4 रुपया आएगा। अच्छा क्रय मूल्य कितना था, दूध का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपया था 30 रुपया था, तो जाहिर से बात है उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना रुपया हो रहा है, तो विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 38.4। ठीक है, अच्छा
और घटा देंगे कितना, करे मूल्य कितना रुपया में खरीद के लेके आता है वो 30 रुपया में। तो 38 में से अगर आप जो है कि 38.4 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचता है आपका, 8.4 बचता है। तो जाहिर सी बात है उसको 8.4 रुपया जो है कि क्या हुआ, फायदा हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बट्टे करे मूल्य, है ना, गुना 100। तो लाभ हमारा कितना हुआ, 8.4 हुआ। ठीक है सर, करे मूल्य कितना है, कितना रुपए में वो खरीदा था, 30 रुपया में, ध्यान है कि नहीं है, हाँ है ना, ये लिखा हुआ हुई है, 30 रुपया में खरीदा था। ठीक है, गुना कर दिए किससे, आप 100 से गुना कीजिए। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट उड़ाइए, उसके बदले यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर कितना बचा, 84/3 बचा। अगर आप 84 को 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाए कितना, 28। यानी कह सकते हैं कि उसको जो है कि 28 सॉरी प्रतिशत हो गया, क्योंकि लाभ प्रतिशत 28% जो है कि उसको लाभ हुआ। ठीक है, 8.4% उसको क्या हुआ था, लाभ हुआ था, लेकिन प्रतिशत कितना हुआ, 28% उसको लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जाहिर सी बात है आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, सवाल नंबर 50 को पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो क्यू पर समकोण है, एक त्रिभुज है कोई पी क्यू आर जिस पर जो है कि क्यू समकोण है, क्यू एस उसकी ऊंचाई है, पी क्यू 4√29 सेंटीमीटर है और पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एस आर की लंबाई क्या है, तो इसको सबसे पहले समझिए अपना कॉपी में और फिर बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। ठीक है सर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिस पर क्यू पर जो है ये समकोण है। ठीक है, ये समकोण है आपका, क्यू एस उसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्यू एस जो है उसकी ऊंचाई है, तो क्यू एस जो है इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, पी क्यू जो है वो 4√29 सेंटीमीटर है, जो पी क्यू जो है वो 4√29 है। ठीक है, सेंटीमीटर लगा देंगे बेशक आप यहाँ पर, और पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर, पी एस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एस आर इतना है, तो हमें क्या करना है, इसकी क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि एस आर जो है वो कितनी है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे इस बात को, यहाँ पर जो है पी क्यू का जो स्क्वायर है, ये जो पी क्यू का जो वर्ग है, ये जो पी क्यू है इसका जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके जानते हैं, पी एस गुने पी आर के, पी आर के। ध्यान दीजिए, पी क्यू का जो वर्ग है वो हो जाएगा पी एस गुने एस आर के, ये इसके वर्ग के बराबर, ये अकेला जो है इनके वर्ग के ये गुना के बराबर का होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर पी क्यू हमारा कितना है, 4√29 का स्क्वायर बराबर पी एस हमारा कितना है, पी एस है हमारा 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का गुने हमारा पी आर कितना है, पी आर तो पता नहीं है, तो पी आर जब पता नहीं है तो पी आर का हम क्या दे देंगे, पी आर दे देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर और इसका रूट जो है ना कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, गुने 29 यही ना बचा, और 8 गुने पी आर। ठीक, अच्छा ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 16 गुने 29 बटे में 8 बराबर कितना हो गया, पी आर हो गया। ठीक है, इसको काटिए, 8 दूना 16, तो 2 को अगर आप 29 से काटने गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 58 आ गया। ठीक है, अच्छा बराबर पी आर। तो हमें जो पी आर है वो आपका पूरा निकल गया कितना, 58 निकल गया। तो पी आर पूरा 58 है, तो और ये पी एस जो है 8 है, तो ये पूरा 58 था और ये 8 है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे तो पी आर बराबर 58। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एस आर जो है वो बराबर है पी आर माइनस का पी एस। ठीक है, यानी जो एस आर है वो बराबर किसका हो जाएगा, पी आर में से पी एस को घटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एस आर बराबर पी आर हमारा कितना, पी आर है हमारा 58 अभी निकला। ठीक है, 58 माइनस का पी एस हमारा कितना है, 8 है, तो यहाँ लिखिए 8। तो एस आर जो है बराबर हो गया 58 में 60 घटा कितना बचा, 50। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका जो है कि अब 50 जो है कि कहाँ पर ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में 50 है इसका, तो ठीक लगा दीजिए। इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है कि 50 सेंटीमीटर होगा, जी हाँ, तो इसमें भी आप टिक लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि बहुत ही आसान है, आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए 48 में कि रजत एक मशीन 53 लाख रुपया में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 64 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता।
मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मशीन का जो क्रय मूल्य है उसे ज्ञात करना है। तो इसको समझते हैं बेहतर तरीके से अपने कॉपी में। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखिए सबसे पहले हल, इसको समझ समझ करके काम करते हैं। देखिए मशीन का क्रय मूल्य कितना है, एक मशीन जो है वो 53 रुपये में घाटे में बेचता है। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करने का कहा था। तो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मशीन का जो क्रय मूल्य है, मशीन का क्रय मूल्य कितना रुपया हम मान लेंगे, बराबर x रुपया मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, x लाख रुपया है ना। तो जो पहला मशीन का जो हानि हुआ था, मशीन का हानि, पहला जो घाटा हुआ था कितना हुआ था, x माइनस का 53 लाख रुपया, यानी जितना में वो खरीदा था उसका उन्हें 53 लाख रुपया जो कि घाटा लगा था ना, मशीन का 53 लाख रुपया घाटे में बेचा। तो जो जितना में वो खरीदा था उसका जो है कि 53 लाख रुपया में मतलब कि घाटा हुआ था, तो ये पहला हानि हो गया। अच्छा, लाभ कितना हुआ था, तो मशीन का जो पहला लाभ है ना वो हुआ था दोस्तों कितना, जैसे 64 लाख रुपया, देखिए लिखा भी है 64 लाख रुपया बेचा, मतलब यदि उसने 64 लाख रुपया बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता, यानी 64 लाख रुपया में अगर बेचता तो किसका इसमें 64 लाख रुपया में किसका बेचता, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य के हम मैनेज कीजिए, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब लिखिए प्रश्न से क्या कहा था कि जो ये जो हानि है कि 53 लाख रुपए में घाटे में बेचा, मतलब इतना ये जो ये हानि है x माइनस का 53, ये जो ये है, बोलता है कि उसके लाभ के पूर्व घाटे, यानी अगर वो 64 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 64 माइनस का x, तो 10 गुना के, अगर मानिए कि ये जो आपका हानि है, नुकसान है, अगर वो 64 लाख रुपया में बेचा होता तो इतना रुपया उसका 10 गुना का क्या होता है, यहाँ पर 10 गुना मतलब कि लाभ होता। तो इसको हम 10 गुना से हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा कैसे, 10 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 को 53 से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 10 को 53 से गुना करेंगे 530 हो जाएगा। ये 64 माइनस का x जैसा है वैसे दीजिए, ठीक है। अच्छा, 10x ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस का, बराबर 64, ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का 530, ठीक है। 10x और 1x कितना x हो गया 11x, बराबर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 594, कितना आ जाएगा 594 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 594, और ये गुना में इधर आके हो गया भाग में। तो अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 54 लाख रुपया। कहने का मतलब है कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो है कि डी है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी रजत ने जो मशीन को खरीदा था उसका क्रय मूल्य जो पूछ रहा था हमसे वो है कितना 54 लाख रुपया, क्योंकि हमने यक्स किसको माना था, मशीन का क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, 46 नंबर कहाँ भैया, यहाँ 46, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि x प्लस का 7 इंटू 5 माइनस 3x इंटू 3x माइनस का 6 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसका हमें गुणांक पूछ रहा ना, चलिए आइए बताते हैं। तो x स्क्वायर गुणांक कर रहा है और ये पूरा गुना में है, तो इसको सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे। जैसे x प्लस का 7 है ना, और सवाल पहले उतार देते हैं माइनस का 3x, उसके बाद में क्या भैया 3x माइनस का 6, इसको आपस में गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, उसके बाद में प्लस माइनस माइनस 3x को x से गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में प्लस, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे 7 को इससे गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, इन दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, 7 × 35, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद में 7 × 21x, ठीक है। और ये जैसा है वैसे इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको फिर इन सबों से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5 × 15 x का स्क्वायर माइनस का 9x का क्यूब, उसके बाद में फिर प्लस का 105x, उसके बाद में माइनस का 63x स्क्वायर, उसके बाद में फिर इसको गुना कीजिए 56 30x है ना, प्लस का 18x स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 210 प्लस का 126, ठीक है। बेशक आपको गुना आनी चाहिए, ठीक है, गुना कर दिए। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पूछ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर में है, और उसके बाद में ये भी एक्स स्क्वायर में है। तो अब इन तीनों को लेके काम करेंगे, तो 18x स्क्वायर और 15x स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के 18 और 15 कितना होता है
33x², यही ना हुआ। और यहाँ पर क्या है माइनस का 63x²। ठीक है, तो अगर आप 63 में 33 को माइनस करेंगे तो आपका बन जाए कितना, माइनस का 30x²। तो हम कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है, गुना में जो है x² के साथ में, वो आपका क्या है, माइनस का 30 है। तो x² का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, समझ में आया। चलिए, यही होगा इसका आंसर। यहाँ देखिए कि कहाँ पर इसका ऑप्शन है, माइनस का 30 कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में माइनस का 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए माइनस का 3 कहाँ, 30 कहाँ, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, टिक लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 49 को, इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंस था, और जो बाकी बच जाएगा ना मैं कल करा देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक है, 7 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। रंभा की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए इसको बनाते हैं अपने कॉपी में। यहाँ लिखिए हल। ठीक है, देखिए रंभा का वर्तमान आयु कितना था, रंभा का वर्तमान आयु कितना है, 8x है। ठीक है, उसी प्रकार से जो सर्वेश है, सर्वेश का वर्तमान आयु कितना है, 5x है। ठीक है, अच्छा 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो रंभा का आयु कितना हो जाता है, रंभा का आयु यानी वर्ष जो है वो कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 7, क्योंकि ये वर्तमान आयु इतना है और 7 साल के बाद में तो इतना आयु में 7 ज्यादा हो रहा है ना, तो मतलब इसको ज्यादा कर दीजिए। उसी प्रकार से सर्वेश का जो आयु है, सर्वेश का आयु कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 7, क्यों, 5 साल के बाद वो भी तो मतलब 7 साल का हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो 5x में 7 इसको भी जोड़ दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब लिखिए प्रश्न से, अब सवाल में क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न से यानी कह रहा है सवाल में कि रंभा और सर्वेश की वर्तमान का आयु अनुपात इतना में था। अनुपात का मतलब होता है ना बटे में। ठीक है, तो 7 साल के बाद जो है उसका उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 7, अनुपात का मतलब बटे 5x प्लस का 7। ठीक है, 7 साल के बाद उसका जो है 5:4 में हो जाएगा, 5:4। तो 5 ये भी इसका मतलब होता है बटे 5/4। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सजा देंगे। सजाने के बाद आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो अगर हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 8x प्लस का 7 जो है ना ये अंदर रहेगा, फिर 5 बाहर आ जाएगा और इसको हम अंदर कर देंगे, 5x प्लस का 7। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 8 चौका 32 x है ना, उसका 7 चौका 28 बराबर 5 25 x 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, तो 32x माइनस का 25x, क्योंकि प्लस में इधर का माइनस में हो गया, बराबर कितना बचा, 35, और ये प्लस में इधर जाके हो गया माइनस में। ठीक है, अच्छा 32 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बचेगा, बराबर 35 में 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया, 7, और ये गुना में था इधर हो गया, क्या हो गया, भाग में। तो 7 को 1 से मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 7 × 7 1 आया। अच्छा अब यहाँ कह रहा कि रंभा का जो वर्तमान उम्र है कितना है, तो रंभा का वर्तमान उम्र कितना हमने माना था, 8x माना था ना, तो 8 और गुने या x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो यहाँ 8x माने था ना, तो 8 × 1 तो 8 × 8, तो इसका मतलब है रंभा का जो आयु है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर भी देखिए है ना, ऑप्शन नंबर सी में 8, तो ये हो गया बिल्कुल इसका राइट। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराया। ये आपका जो है कि यूनिक का गाइड से मैं पढ़ाया आपको, प्रैक्टिस सेट 11। तो अभी जो बाकी बच गया वो सारे का सारा क्वेश्चन मैं कल करा देगा आपको। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप लोग अच्छे से एग्जाम को पास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।